हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का आज वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पहला पार्ट और सेकंड जब चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। नाउ वी मूव ऑन डिमांड, या फिर जिसको बोलते हैं मांग, ये आपका तीसरा पार्ट है। सबसे पहले 3.1 है कि भाई मांग कहते किसे हैं या इसका अर्थ क्या है। निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु की खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। तो निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहकों द्वारा वस्तु की खरीदने की इच्छा शक्ति को हम क्या बोलते हैं? मांग कहते हैं। वस्तु की मांग समय कीमत वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी, इस प्रकार से कुल 5 परिबलों पर अधीन मांग का सर्जन होता है। ये 5 परिबल एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इन तमाम की उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात वस्तु की मांग तभी अस्तित्व में आती है जब किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहक वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति, मुद्रा और तैयारी, यानी मुद्रा खर्च करने की तैयारी हो। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो दो चीज़ें वस्तु को मांग की प्रभावित करने वाले तत्व, उसमें पहला होता है वस्तु की कीमत। तो वस्तु की मांग पर सबसे अधिक असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल कीमत है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है वैसे वैसे वस्तु सस्ती होने से उसकी मांग में विस्तरण होता है, जबकि वस्तु कीमत बढ़ने से वस्तु महंगी होने से उसकी मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध या उल्टा संबंध होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वस्तु की कीमत वस्तु की मांग पर असर करने वाला निर्णायक परिबल होता है। अब वस्तु की कीमत के अलावा के परिबल होता है पहला व्यक्ति की रुचि और पसंद की। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि व्यक्ति की रुचि और पसंद की वस्तु की मांग पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण परिबल है। जैसे कि वस्तु की पसंद, नापसंद, शौक वस्तु की मांग में परिवर्तन ला सकते हैं। जिसे कह सकते हैं कि वस्तु की मांग व्यक्ति की पसंदगी पर दर्शाता है। जैसे कि छोटी उम्र की पढ़ाई का शौक हो तो उस उम्र में बदलाव आने पर व्यक्ति के वाचन का प्रकार भी बदलता है। जैसे कि छोटी उम्र के बालकों को कहानी वाचन, वयस्क उम्र के उपन्यास वाचन और बड़ी उम्र के धार्मिक पुस्तकों का वाचन पसंद होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति की आय वस्तु की मांग के बीच में सीधा संबंध होता है। अर्थात कि व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने से उसके व्यक्ति की खरीद शक्ति में बढ़ोतरी होती है, जिसमें वस्तु की मांग बढ़ती है, जबकि व्यक्ति की आय घटने से व्यक्ति की खरीद शक्ति में कमी होती है, जिससे वस्तु की मांग में कमी आती है। यहाँ निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं अपवाद रूप में है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मांग व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी करती हैं। उसके बाद संबंधित कीमतों की कीमत, जैसे कि सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि वस्तु के अन्य वस्तुओं के साथ दो प्रकार से संबंध हो सकते हैं। एक तो होता है पहला स्थानापन्न संबंध और दूसरा होता है पूरक संबंध। तो यहाँ देखते हैं स्थानापन्न वस्तु की कीमत क्या होती है। किसी भी एक आवश्यकता को एक से अधिक वस्तु द्वारा संतुष्ट किया जाए तो उसे ऐसी वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार की वस्तु में स्पर्धा का तत्व तीव्र अधिक होता है। उदाहरण, समान लक्षणीयता रखने वाले दो अलग अलग कंपनियों के टीवी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, फ्रिज इत्यादि। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। नेक्स्ट देखो बच्चों कि पूरक वस्तुएं कैसे कहते हैं। किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एक वस्तु को उपयोग में लेने के लिए अन्य वस्तु का उपयोग अनिवार्य यानी कि ज़रूरती हो तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, एसी और बिजली, चश्मे की फ्रेम और लेंस। उसके बाद है भविष्य में कीमत की संबंधी अटकलें। तो व्यक्ति द्वारा वस्तु की कीमत संबंधी अटकलें वर्तमान में वस्तु की मांग में बढ़ोतरी या परिवर्तन करता है। यदि व्यक्ति भविष्य में कीमत बढ़ने की अटकलें लगाए तो वर्तमान में वस्तु की मांग बढ़ती है और जिससे वह व्यक्ति भविष्य में बचत करने लग जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक, जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। जनसंख्या का परिमाण वस्तु की मांग को असर करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है। देश की जितनी जनसंख्या है उतनी प्रमाण में वस्तु का उपयोग भी बढ़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जनसंख्या बढ़े तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी और जनसंख्या घटे तो वस्तु की मांग भी घटेगी। जनसंख्या के आयु वर्ग में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। अब है मांग का फलन।
तो मांग का फलन अर्थात कि दो या दो से अधिक परिबलों के बीच कारण और असर के बीच के संबंध को मांग का फलन कहते हैं। मांग फलन वस्तु की या सेवा की मांग और उसको प्रभावित करने वाले परिबलों के बीच कार्य कारण का संबंध प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत तौर पर वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, व्यक्ति की रुचि पसंदगी, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, जनसंख्या प्रमाण जैसे परिबलों पर आधारित होती है। ये रहा उसका गाणितिक फलन। डी एक्स इज इक्वल टू एफ काउंट्स में पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा पी ई कॉमा टी कॉमा वाई कॉमा यू। डी एक्स माने वस्तु की कीमत, एफ बराबर वस्तु का सूचक संख्या, पी एक्स बराबर वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई बराबर वाई वस्तु की कीमत, पी ई बराबर भविष्य में कीमत संबंधी अटकलें, टी बराबर ग्राहकों की रुचि और पसंदगी और वाई बराबर ग्राहकों की आय और यू बराबर अन्य परिबल। तो इस प्रकार से कई अर्थशास्त्र में कई उद्देश्यों के लिए वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे वस्तु की कीमत में के अलावा के मांग को प्रभावित करने वाले परिबलों जैसे कि संबंधित वस्तु की कीमत, अपेक्षित कीमत, ग्राहकों की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय और अन्य परिबलों पर स्थिर माना जाता है। अब है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के संबंध स्थापित करने वाले नियम को मांग का नियम के रूप में पहचाना जाता है, जिसे वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन कारण और वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को असर कहते हैं। यह नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया था। यदि यह परिबल स्थिर हो, यदि अन्य परिबल स्थिर हो, वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तरण होता है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार के वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में व्यस्त संबंध होता है। धारणाएं क्या होती हैं? वस्तु की कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध दर्शाने वाले नियम कई धारणाओं पर आधारित है। इस नियम में कीमत के अलावा मांग को असर करने वाली परिबलों को स्थिर यथावत मान लिया जाता है। ये धारणाएं नीचे दर्शाए अनुसार है। पहला, ग्राहकों की रुचि और पसंदगी स्थिर रहती है, ग्राहकों की आय स्थिर रहती है, स्थानापन्न और पूरक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, भविष्य की कीमत से संबंधित अटकलें नहीं लगाई जाती, जनसंख्या का प्रमाण स्थिर रहता है। नेक्स्ट, मांग के नियम को समझो। तो मांग के नियम को समझ और मांग की अनुसूची आकृति विश्लेषण पर आधारित होती है। मांग की अनुसूची, कोई एक ग्राहक निश्चित समय के अलग अलग कीमत पर वस्तु की कितनी इकाई खरीदने की तैयारी दर्शाता है। यह दर्शित करने वाले संख्यांकीय कोष्ठकों को मांग की अनुसूची कहते हैं। काल्पनिक अनुसूची के द्वारा इन विषय को समझाया जा सकता है। ऐसी काल्पनिक अनुसूची यहाँ पे देखो, दूध की कीमत और दूध की मांग लीटर में। जब 50 रुपये लीटर दूध मिलता है तो 1 लीटर दूध सिर्फ काफ़ी होता है। जब 40 रुपये के दूध मिलने लग जाता है तो 2 लीटर दूध खरीदा जाता है। 30 रुपये होता है 3 लीटर। इसी प्रकार से 10 रुपये लीटर हो जाता है तो 5 लीटर दूध खरीदा जाता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। देखो, मांग के नियम की आकृति आप देख सकते हैं। जैसे जैसे कीमत घटती जाती है, मांग की रेखा भी ढलनात्मक हो जाती है। आकृति एक्स पर वस्तु की मांग लीटर में और वाई पर वस्तु की प्रति लीटर कीमत रुपये में दर्शाई गई। अनुसूची के आधार पर आकृति बनने पर ए बी सी डी ई बिंदु प्राप्त होते हैं। ये प्रत्येक बिंदु अलग अलग कीमत पर दूध की प्रति लीटर मांग को इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा डी डी मांग रेखा दर्शाते हैं। आकृति ए बिंदु दर्शाता है कि दूध की कीमत 50 रुपये लीटर हो तो 1 लीटर दूध की मांग होती है। बी बिंदु दर्शाता है कि दूध की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर हो तो 2 लीटर दूध होता है। जबकि सी बिंदु दूध की 10 रुपये प्रति लीटर कीमत पर 5 लीटर दूध दर्शाता है। इस प्रकार से आकृति में ए बी सी डी ई बिंदुओं को जोड़ने वाले पर डी डी मांग रेखा प्राप्त होती है, जो बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। आकृति में डी डी मांग रेखा ऋण ढाल वाली होती है। विश्लेषण, वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में व्यस्त संबंध होता है। नीचे दर्शाए गए 2 कारणों की मदद से हम समझेंगे। तो ये जो कारण है आय का असर और स्थानापन्न असर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उसके आगे का टॉपिक लेके। चलो बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय।